Hello, all my dear students. Good evening to everyone. Hope all of you are very well. So your beautiful channel विपिन सर अकेडमी. So आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th का टॉपिक रहेगा फिजिक्स का. ठीक है, तो फिजिक्स से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर, जो कि हमने चैप्टर दे रखा है फिजिक्स में. कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं? वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति. एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया पर्टिकुलरली क्योंकि आप लोगों का जो 11th क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो है चैप्टर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है. ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे, देखो ये वेक्टर है इसमें ऑलरेडी, तो मैथ्स में भी बेनिफिट मिलने वाला है आप लोगों को. और दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एज वेल एज योर 11th क्लास में तो पूछते ही है. वेटेज भी अच्छा खासा है इसका 11th क्लास में, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पर वीडियो बनाई है. अब वीडियो में देखो, इसमें देखिएगा सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम ऑलरेडी लिख रखा है, चैप्टर वेक्टर एनालिसिस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति. उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम अदिश राशियों के बारे में. अदिश राशियां क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी इनको बोलते हैं इंग्लिश में. तो अदिश राशियां क्या होती है? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट हैव नॉट डायरेक्शन. तो ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशियां जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती है. डायरेक्शन नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द्रव्यमान, मास. मास जो है द्रव्यमान सब कोई दिशा नहीं रखता है. जैसे सपोज 5 किलो का एक बाट है, उसके पास दिशा नहीं है कि 5 किलो ऊपर की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन लग रहा है या उस डायरेक्शन लग रहा है, तो हम मास को कह सकते हैं कि वो क्या है? अदिश राशि है. सिमिलरली डिस्टेंस, दूरी. दूरी को हम बता सकते हैं कि दूरी जो है जब तक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना दी जाए दूरी को, कि 40 मीटर उत्तर में गया, हमने अपने पास से डायरेक्शन दी है कि उत्तर में गया, तब हम कह सकते हैं वो सदिश राशि बन जाएगी. अब उसको बोलते हैं बाद में जाके विस्थापन, कि हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी, बट दूरी जो है जनरली इधर भी जा सकते हैं, 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 तो इसमें रखा गया है अदिश राशियों में, है ना. तो दूरी को भी ध्यान से देख लीजिएगा, अदिश राशि है. अगर इसके साथ दिशा दे देते, ऐड कर देते, तो सदिश राशि बन जाती है, और उसको बाद में बोलेंगे विस्थापन, अभी पढ़ेंगे. तो दूरी भी क्या अदिश राशि है. समय, जो कि समय टाइम होता है, वो भी क्या अदिश राशि. चाल, आयतन, ठीक है, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विभव, तापमान और विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति, और बहुत सारे एग्जांपल है इसके, जो मैंने यहाँ नहीं लिख पाया है ना, जो मेरे अभी माइंड में आए तो वो मैंने लिख दिया यहाँ, और आप देख सकते हो बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे. बट हम लोगों को जनरली पता होना चाहिए अदिश राशि क्या होती है, जिनके पास केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है. बट इसके जस्ट अपोजिट देखिएगा यहाँ सदिश राशियां. सदिश राशियां क्या होंगी? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन. सही है, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है. दिशा, परिमाण तो हो गई, देखो अदिश राशि में भी परिमाण था, यहाँ परिमाण तो होना है, बट स्पेसिफिक कंडीशन आ गई कि दिशा भी होगी. तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और जो सदिश योग के नियमों का पालन करती है. अब सर क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा दिमाग में कि सदिश योग का नियम क्या होते हैं. तो सदिश योग का नियम जो होता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सदिश योग के नियम में. सदिश योग का त्रिभुज नियम, दूसरा नियम होता है सदिश योग का पैरेललोग्राम नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम. ये दो नियम है, इनको बारे में डिटेल में जानेंगे अभी, का पालन करती है. ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी पालन करती है. फॉर एग्जाम्पल विस्थापन, मैंने बता दिया था विस्थापन के बारे में, ये क्या है? सदिश राशि. वेलोसिटी, वेग क्या है? सदिश राशि. त्वरण क्या है? सदिश राशि. बल भी सदिश राशि है, और भार, वेट भी सदिश राशि है. संवेग सदिश राशि है. इंपल्स असदिश राशि है. वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व, एंड बहुत सारी राशि है जो सदिश राशि है. ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश. आज तक यही आप लोगों ने सोचा होगा कि क्षेत्रफल क्या अदिश राशि है, बट क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशि है. उसको हम पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं अपने पास से, तो क्षेत्रफल सदिश पढ़ा होगा आप लोगों ने. ठीक है, बट एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर दिमाग में कि विद्युत धारा आपने लिखा हुआ है, विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ था विद्युत धारा, कि सर वो तो अदिश राशि में लिखा है आपने, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है? अदिश राशि. तो सर विद्युत धारा का तो हमने ऐसा डायग्राम लिखा है कि I1 इधर से आया और सपोज I2 इधर से आया, तो ये बना मिलकर I3. तो देखो इसमें तो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, I1 I2 मिलकर I3 बना, तो यहाँ I3 क्या होगा? I1 प्लस I2. तो यही प्रॉब्लम है, दिशा तो है विद्युत धारा के पास, परिमाण भी है, फिर भी ये सदिश राशि नहीं है. क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है. सदिश योग ऐसे नहीं जोड़ सकते कि हम
एक I1 इस डायरेक्शन से आ रहा है और I2 इस डायरेक्शन से आ रहा है, तब I3 जो होगा दोनों का योग होगा? नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर में हम जोड़ेंगे थीटा, ये सपोज किसी एंगल पर जुड़ा होगा θ1, ये एंगल होगा θ2, तो दो सदिशों के बीच अगर एंगल है थीटा तब उनका वेक्टर एडिशन जो है ऐसा नहीं कर सकते। वेक्टर एडिशन या उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो होता है आर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा पर डिपेंड करता है कि किस कोण पर सदिश झुके हुए, तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं जोड़ सकते। बट हमने यहाँ किरचॉफ के नियम में आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे हम क्लास 12th में, तो किरचॉफ के नियम में हमने पढ़ रखा है, इस टाइप का किरचॉफ का नियम होता है। तो ये क्या है, विद्युत धारा सदिश योग का नियम का पालन नहीं करती, इसलिए हमने इसको अदिश राशियों में रखा है, जबकि ये अदिश भी नहीं है क्योंकि इसमें दिशा तो है। इसको अलग से पढ़ेंगे हम, टेंसर क्वांटिटी, इस टाइप की क्वांटिटी को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो विद्युत धारा जो है टेंसर क्वांटिटी है। अब यहाँ अदिश में डाल रखा है तो अदिश ही मान सकते हो आप लोग। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, या कि किसी भी सदिश को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज ए है हमारे पास, है ना, ए जो है इसके पास ए वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर का मतलब क्या है, ए जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, और साथ में इसके साथ दिशा होगी। तो दिशा बताने के लिए इसको मैं कैप से डिनोट कर देता हूँ, ए कैप। ए कैप क्या बता रहा है, ए वेक्टर की दिशा में, ए की दिशा में एक एकांक स्थिति सदिश है। यहाँ लिख लेंगे ए कैप क्या है, ए वेक्टर की, ए की दिशा में ए वेक्टर। किसी भी देखो कोई भी सदिश राशि होगी, सदिश राशि, तो उसके पास दो चीजें होती है ना, एक तो परिमाण होगा और एक क्या होगा, दिशा। तो परिमाण के लिए हमने सपोज सदिश राशि ली ए वेक्टर, तो परिमाण को बोल दिया मैंने ए और दिशा बोल दी ए कैप। तो यहां से आप ए कैप की वैल्यू निकाल सकते हो ना, ए कैप जो होगा ए वेक्टर अपॉन ए को या मोड ए भी, ए वेक्टर का मॉडुलस भी लिख सकते हैं इसको, है ना। यह जो है ए जो है या ए वेक्टर का मॉडुलस, बात एक ही है, इसको बोलते हैं ए का परिमाण, ए सदिश ए वेक्टर का परिमाण। सर ये कैसे निकालते हैं ए वेक्टर का परिमाण। सपोज ए वेक्टर कोई हमारे पास इस टाइप का है, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, इस टाइप का कोई वेक्टर दे रखा है। तो ए वेक्टर का अगर हमको मॉडुलस चाहिए, जिसको डिनोट करते हैं सिंपल ए से, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ सबके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते जाते हैं, वर्गमूल ऑफ A1 का स्क्वायर, I का कोफिशिएंट क्या A1, J का कोफिशिएंट क्या A2, K का कोफिशिएंट क्या A3, तो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फिलहाल तो हम फॉर्मूले पे जा रहे थे। तो ये फॉर्मूला क्या है कि किसी भी, ये क्या है, ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, ए कैप बराबर ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का परिमाण या मापांक भी बोल देते हैं इसको, परिमाण या मापांक। तो ध्यान में रखिएगा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन एक दो बार आप लोगों के 11th क्लास में बहुत बार पूछा गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है इसी के ऊपर कि ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश कैसे निकालते। तो एक क्वेश्चन है हमारा जो कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी, 11th क्लास में भी 2 बार आ रखा है। तो क्या है, सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में एकांक सदिश बताना है, की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है, मतलब ए कैप ज्ञात करना है। तो ए कैप का फॉर्मूला मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा रखा है, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ ए वेक्टर देखेंगे, ए वेक्टर ऑलरेडी दे रखा था हम लोगों को, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ए वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर करते जाते हैं। आई का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा ऊपर, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 9 14, वर्गमूल 14। तो यही क्या होगा, ए वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई थिंक आप लोग कैप का मतलब समझ पाए होंगे कि एकांक सदिश कैसे निकले। स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिएगा, हमने नेक्स्ट के लिया सदिशों को जोड़ने की ज्यामितीय विधि, जियोमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे ट्राइंगल के फॉर्मेट में 2 वेक्टर को लिखना है ना। कैसे लिखना है, सपोज पहला वेक्टर का ये कहलाता है, देखो ये कहलाता है इसका टेल वेक्टर का और ये कहलाता है हेड। तो पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक त्रिभुज की क्रमागत भुजा बन जाए, त्रिभुज की सक्सेसिव साइड बन जाए। अगर सपोज ये ए वेक्टर है, ये सपोज बी वेक्टर है, और 2 वेक्टरों के बीच कोण कैसे पता करते हैं, दोनों वेक्टरों के बीच कोण पता करते हैं, या तो उनके हेड से हेड मिला होना चाहिए या टेल से टेल मिला होना चाहिए। सपोज एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है,
तो इनके बीच कोण होगा थीटा। ऐसा नहीं है कि एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है तो उनके बीच कोण बता दिया हमने, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले वेक्टर का हेड है और ये दूसरे वेक्टर की टेल है, तो ये थीटा नहीं हो सकता, ये गलत है। देखो यहाँ देखो, ये पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर की भी टेल, तो टेल से टेल मिला हुआ है, तब हम कह सकते हैं दोनों के बीच कोण क्या होगा थीटा। अब यहाँ देखोगे तो ये कोण मत बता देना कि ये थीटा है। तो इसको, इस वेक्टर को हमने पढ़ा है पैरेलल शिफ्ट और वेक्टर हेड, है ना, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, समांतर ही आगे को बढ़ा सकते हैं। ये वेक्टर इतनी लेंथ का है, इसी वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी लेंथ को अगर मैं आगे ड्रॉ करना चाहूँ, मतलब चलो दिखा नहीं रहा, तो आप देखोगे इस वेक्टर को सपोज आगे बनाया तो ये टेल से टेल मिल जाएगा ना, तो ये जो एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच का कोण होगा थीटा। तो हमने समझा दो वेक्टर के बीच कोण थीटा कैसे निकालते हैं। अब दूसरा, ये त्रिभुज की एक भुजा थी, ये दूसरी भुजा थी, और यहां से त्रिभुज पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले दूसरे वेक्टर का हेड दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया जाए, तो त्रिभुज की ये तीसरी साइड मिल जाती है। तो त्रिभुज की हमको क्या मिल जाती है, तीसरी साइड। अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो जो इसका जो तीसरी साइड होगी वो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का सम होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर की, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर जो मिलेगा त्रिभुज का योग नियम कहलाता है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा। ऐसा समझो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब यहां से लेकर लास्ट तक मिलाया तो वो मिलेगा आर वेक्टर। या ऐसे भी समझ सकते हो कि तीनों साइडों का योग 0 के बराबर कर देना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो इधर से इधर जाते तो होता प्लस का आर, लेकिन अब इधर से इधर जा रहे तो माइनस का आर वेक्टर बराबर कितना होगा, तीनों का सम 0। तो आर वेक्टर को उधर ले जाना, तो आर वेक्टर जो मिलेगा हम लोग को वो मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अल्टीमेटली दो सदिशों का योग ही तो हो रहा है, दो सदिशों का योग, तो यही टॉपिक का नाम है हमारा, दो सदिशों का योग का त्रिभुज नियम। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो, तो रिजल्टेंट वेक्टर, अब हम क्या करते हैं इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं सबका अलग अलग, है ना। तो सपोज इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो इसको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बी वेक्टर था, थीटा के पास वाला होता है बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, ये वाली लेंथ होगी बी कोस थीटा, ठीक है। और थीटा से दूर वाला मतलब परपेंडिकुलर वो लेंथ होती है साइन थीटा, थीटा से दूर वाला होता है साइन थीटा, बी साइन थीटा। आप ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हो, इस ट्राइंगल में जो आपको दिख रहा है साइन थीटा कोस थीटा लगाना, तो ये वाली साइड भी मिल जाएगी, ये वाली साइड भी मिल जाएगी, सिंपल। अब यहाँ हम ट्राइंगल बना लेते रहेगा, पी फिर क्यू ये आर, अच्छा ठीक है, पी क्यू एस लिख देते हैं क्योंकि आर है ऑलरेडी सवाल में, तो पी क्यू एस। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज आप देख पा रहे होगे पी, इसको वो बोल देते, तो त्रिभुज पी ओ एस में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग। देखो ये 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या है, आर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना बी साइन थीटा, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार कितना है, आधार है इतना प्लस इतना, इतना कितना ए, और ये कितना बी कोस थीटा, इसका वर्ग। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व करा तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना सिंपल, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab और कोस थीटा भी है तो कोस थीटा भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, वहां से साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, तो प्लस ए स्क्वायर, और क्या बचा 2ab कोस थीटा, तो प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से बचा ए स्क्वायर, और ये बचा बी स्क्वायर, और ये बचा 2ab कोस थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इसका स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट लगा सकते हैं, तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो आप देख पा रहे होगे दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके बीच का कोण कितना था, थीटा था, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला परिणामी सदिश, इसको बोलते हैं परिणामी सदिश। परिणामी सदिश जो होगा उसका परिमाण वो होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, ये सिंपल है। अब एक बात और पूछ लेता है कि किस सर ए वेक्टर और बी वेक्टर रिजल्टेंट जो वेक्टर आया हमारा वो
वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर था, दिशा क्या थी उसकी, दिशा पूछ लेता है। तो मान लिया ये अल्फा एंगल पर था, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा कोण बना रहा है, तो हम यहां से tan अल्फा भी निकाल सकते हैं ना दिशा के लिए। tan अल्फा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब सीधा दिख रहा है b sin थीटा, तो b sin थीटा बटे आधार, आधार बताओ फिर से भाई a प्लस बी कोस थीटा, तो क्या लिखोगे a प्लस बी कोस थीटा, ये क्या है हमारे पास tan अल्फा। और tan अल्फा यहाँ अल्फा ही क्या है, tan अल्फा यही तो हमें बताता है वेक्टर की, परिणामी वेक्टर की दिशा। ये किसकी बताता है, परिणामी वेक्टर की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दूसरा tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को बताता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, किस प्रकार से दो वेक्टर को जोड़ा जाता है। ठीक है, तब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट लिया है, हमारे नेक्स्ट क्या है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये क्या बोलता है समांतर चतुर्भुज का, तो देखो दो वेक्टर है हमारे पास, सपोज एक है हमारे पास ए वेक्टर और दूसरा है हमारे पास बी वेक्टर। दो वेक्टर इस प्रकार है कि उनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, हम इस प्रकार से क्रिएट करते हैं, देखो दो वेक्टर दे रखे हैं तो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे, ये वेक्टर शिफ्ट करेंगे, ये वेक्टर है यहां शिफ्ट कर देंगे, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे ना, पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा ए वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बी वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा वेक्टर होगा, बी वेक्टर। अब जो इसका डायगोनल होगा समांतर चतुर्भुज का, जो डायगोनल होगा सही है किसका, पी क्यू और एस का, जो विकर्ण होगा ये विकर्ण, यही हमको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे इसका, देखो समांतर चतुर्भुज में, तो सबसे पहले ये जानो समांतर चतुर्भुज की दो साइड, एक साइड ली बी वेक्टर, एक साइड ली ए वेक्टर। चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको अच्छे से ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं, ताकि हमका फॉर्मूला सेम मिलने वाला है। ठीक है, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। हाँ, तो समांतर चतुर्भुज के दो सदिश लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों के बीच कोण लिया थीटा। तब आगे क्या करना है, देखो दो ट्राइंगल बनते हुए दिख रहे होंगे ना, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, तो ये बिल्कुल सेम है समांतर चतुर्भुज का, त्रिभुज का नियम ही लगने वाला, सॉरी सदिश योग का त्रिभुज का नियम ही लगने वाला यहाँ, क्योंकि ये त्रिभुज बन चुका है। अब इस त्रिभुज को यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, अरे कर सकते हो ना, ये कितना ए, ये थीटा एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तब ये कितना होगा बताओ, ये वाला कंपोनेंट इसका कितना होगा, अच्छा ये बी वेक्टर हमने चेंज कर लिया था, तो ये बी वेक्टर था, तो ये बी का कंपोनेंट थीटा के पास वाला बी कोस थीटा और थीटा से दूर वाला बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ना, क्या बता सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर जो रहा होगा वही सेम आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो रहा होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और बात करें सर अगर इसकी दिशा रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितना ऊपर है, तो मान लिया अल्फा ऊपर है, कितना अल्फा, इसको अल्फा मत समझना, अल्फा ऊपर है, तो tan अल्फा कितना होगा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना b sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर b sin थीटा अपॉन बेस a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा। सेम फॉर्मूला मिलने वाला है जो कि आपको त्रिभुज योग नियम से मिला है। तो बस समांतर चतुर्भुज में क्या है, त्रिभुज में वहां त्रिभुज की दो किरमागत साइड लेते, यहाँ दो किरमागत समांतर चतुर्भुज की साइड लेते, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच कोण थीटा, पैरेलल शिफ्ट करा इसको, पैरेलल शिफ्ट करा उसको, और हमने दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सीखा कि सदिश योग का या तो त्रिभुज नियम लगाओ या समांतर चतुर्भुज नियम लगाओ, दोनों से योग तो समान आने वाला है ना, योग समान आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान, हम बात करने वाले दो सदिशों का गुणनफल है ना, दो सदिशों का गुणनफल जो कि होता है दो प्रकार का, दो सदिशों का अगर हम प्रोडक्ट निकालना चाह रहे हैं वो टू टाइप्स का होता है। पहला आता है डॉट प्रोडक्ट या इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट है ना। इसको पहले वाले को डॉट प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल, और क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे वाले को बोलते हैं सदिश गुणनफल। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल या बिंदु गुणनफल। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल वो एक अदिश राशि होती है, हमेशा याद रखिएगा। अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, सपोज दो सदिश है हमारे पास ए वेक्टर, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है ए मोड ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस, मोड ए इंटू मोड बी इंटू कोस थीटा, उनके बीच का एंगल कोस थीटा। तो कैसे निकालेंगे, देखो सपोज एक वेक्टर था हमारे पास, ये एक वेक्टर था,
ये ए वेक्टर था हमारे पास और ये बी वेक्टर था हमारे पास, इनके बीच का एंगल था थीटा। तब हमने क्या करा, ऐसे समझिए कि मोड ए क्या है, यहाँ कोई किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, ए वेक्टर का मॉडुलस जो होता है ये सिंपली ए से दिखाते हैं, जो कि होता है सपोज ए वेक्टर किसी इस प्रकार के फॉर्मेट में है कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इस फॉर्मेट का है। और सिमिलरली बी वेक्टर जो है b1 i कैप b2 j कैप और b3 k कैप फॉर्मेट का है, ठीक है। तब हम ए वेक्टर का मॉडुलस कैसे लिखेंगे, सबके कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ऑफ किसका स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना हो तो इससे सिंपली b लिखते हैं और ये होगा सारे के सारे कोएफिशिएंटों का वर्ग, b1 b2 और b3। तो b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और b3 का स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपली मॉडुलस निकालते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपको, देखो ऐसा समझिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा बी कोस थीटा, थीटा के पास वाला बी कोस थीटा, थीटा से दूर वाला बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये बी साइन थीटा होगा, ओके। अब हमने क्या करा, ए वेक्टर की दिशा में ही हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, गुणनफल करना है। तो ए वेक्टर पहले से ही था, देखो ए वेक्टर हमने सपोज लेंथ लिख रहे हैं, तो यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी ए वेक्टर का मॉडुलस होगी, या ए सिंपली ए लिख सकते हैं, तो ए इंटू बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, या इसको ये बोला हमने ए बी कोस थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो सिंपली ये इतना याद न रखकर आप सिंपली कह सकते हो, मैंने तो इसका नोटेशन बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए को लिख दिया ए, मॉडुलस ऑफ ए को लिख दिया ए और इंटू बी इंटू कोस थीटा, तो ए बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है हमेशा एक अदिश राशि आती है, क्योंकि ए भी अदिश है, बी भी अदिश है, कोस थीटा भी अदिश है, एक अदिश राशि आती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दूसरा है दो सदिशों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, तो पहले हो गया। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, या फिर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ही ऐसे बोलते हैं हिंदी में भी, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस गुणनफल। अब ये है क्या, इसके बारे में समझेंगे। तो दो वेक्टर है हमारे पास, सपोज वही फिर से ले लिया, ए वेक्टर क्रॉस, अब क्या इसके बीच में क्या है, क्रॉस, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल निकाल ले। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो कि होता है ए बी, उसमें आया था कोस थीटा, इसमें आता है साइन थीटा। लेकिन ये तो देखो ए भी अदिश राशि है, बी भी अदिश राशि है, साइन थीटा भी अदिश राशि है, बट दो सदिशों का हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले तो हमेशा क्या होगी, सदिश गुणनफल हमेशा सदिश राशि होती है। तो लिख लेना ये बात भी, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, तो सदिश राशि होती है, बट सर यहाँ तो फॉर्मूले में हमको दिख नहीं रहा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दोनों का सदिश गुणनफल निकाले तो ए बी साइन थीटा, ए भी अदिश राशि, बी भी अदिश राशि, साइन थीटा भी अदिश राशि है, तो सदिश राशि कहाँ हुई सर, तो उसके लिए यूज होता है एन कैप। अब ये सदिश राशि बन चुकी है। एन कैप क्या बता रहा है, सिंपली एन कैप बता रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, एकांक का मतलब मैग्नीट्यूड इसका एक है, तो एक से गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एन वेक्टर इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समझो द्वारा, जैसे सपोज इसको आगे यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, सपोज ये है हमारे पास ए वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर। अगर इन दोनों के बीच एंगल थीटा हम निकालना चाह रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो राइट हैंड पाम रूल काम करेगा। राइट हैंड पाम रूल क्या करना है, देखो अपने उंगलियों को कर्ल करना है, चारों उंगलियों को कर्ल करना है, और ए वेक्टर से बी वेक्टर की दिशा में निकाल रहे हैं। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अपनी चारों उंगलियों को इस प्रकार से स्ट्रेट कर लेना ए वेक्टर की डायरेक्शन में, दिशा में। उसके बाद कर्ल करना किस दिशा में, बी की दिशा में। तो ए से बी की दिशा करो कर्ल, तो अंगूठा जो है वो दिशा बताएगा ए क्रॉस बी की। देखो तो अंगूठा कहां जा रहा है, बाहर, तो इस बोर्ड के प्लेन से बाहर, जो कि होगा क्या, जेड एक्सिस। अगर इसे एक्स बोल दो, इसे वाई बोल दो, तो वो क्या होगा, जेड एक्सिस। तो अंगूठा जो होगा सीधा ऐसे जाएगा, तो इसको वो बोर्ड पे ऐसे दिखा दो, ठीक है। बोर्ड पे कैसे दिखा पाएंगे, ऐसे तो दिखेगा ये। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये किसकी डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, ठीक है, परपेंडिकुलर। सपोज यही ऐसा हो जाता,
सपोज ये हम बोल देते बी वेक्टर है और ये हम बोल देते ए वेक्टर है और इनके बीच का एंगल है थीटा, तब कैसे निकालते? तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते बताओ? ए क्रॉस बी, तो उसके लिए हम क्या करते? पहले ए की डायरेक्शन में चारों उंगली कर्ल कर ली है, सीधी करनी है, उसके बाद कर्ल करते जाना बी की डायरेक्शन में, तो ए टू बी। अब ए टू बी करेंगे तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर, तो इस बार जो मिलेगा डायरेक्शन वो अंदर की ओर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी, तो इसको ही तो एन कैप बोला इस दिशा में। अरे इस दिशा में जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है एन कैप, तो आप समझ पा रहे होगे ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए और बी वेक्टर इस प्रकार से दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी जो निकालेंगे हम उसे निकालते हैं डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से। डिटरमिनेंट क्या लिखना है? डिटरमिनेंट यहाँ लिखना आई कैप, यहाँ लिखना जे कैप और यहाँ लिखना के कैप। ठीक है, आई कैप का कोफिशिएंट ए वेक्टर में क्या है? ए वन ए टू ए थ्री, आई कैप का ए वन, जे कैप का है ए टू और के कैप का है ए थ्री। सिमिलरली बी वेक्टर में क्या है? बी वन बी टू बी थ्री, बी वन बी टू बी थ्री। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो वो जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कैसे डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं? पहले ये वाला कॉलम लेते हैं, फिर इसको गायब करते हैं, इसको गायब करते, क्रॉस प्रोडक्ट करते। मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में कैसे हम सोल्व करेंगे। फिलहाल ए क्रॉस बी जो है डिटरमिनेंट मेथड से सोल्व होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, आगे कुछ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली डिवीजन किया, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश की है कि क्या डिफरेंस होता है और इस पर बेसिस कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे 11th क्लास में, है ना। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी जानने की कोशिश किया। देखिएगा, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मिलने वाला है आप लोगों को ए बी कोस थीटा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अदिश गुणन को अगर क्रमागत चेंज कर दे, ये क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ निकालो या बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ निकालो, दोनों क्या मिलने वाले? इक्वल मिलने वाले। बट वहीं सदिश गुणनफल में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो कि होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप सिर्फ और सिर्फ ये बताता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किस दिशा में है, उस दिशा में एक यूनिट वेक्टर बताता है। तो ये केवल और केवल दिशा बताने का काम करता है एन कैप, है ना। ठीक है, कुछ बुक्स में एन कैप नहीं रहता, ए बी साइन थीटा, बट एन कैप रहना जरूरी है क्योंकि एन कैप ही तो दिशा बता रहा है, अदरवाइज ये वेक्टर ही कहां कहलाएगा। हाँ, तो यहां देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता। ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय को फॉलो नहीं करता है। अदरवाइज हम निकालना चाहे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो माइनस बाहर आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो अंगूठा ये है, अगर बी से ए आए तो अंगूठा क्या है? ये। तो डायरेक्शन ये देखो एकदम चेंज हो गई ना, एक बाहर की और एक अंदर की ओर, तो बस माइनस साइन लगा देंगे। आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अब देखिएगा इसका एग्जांपल, डॉट प्रोडक्ट के बहुत सारे एग्जांपल है, इनके एग्जांपल पे बेसिस हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कार्य, हमने सबसे पहले बताया था कार्य एक अदिश राशि है, तो दो सदिश होगा, अदिश गुणनफल भी अदिश राशि होता है, तो यहाँ सारी की सारी अदिश राशि होंगी और यहाँ सारी की सारी क्या होंगी? सदिश राशि होंगी। तो कार्य अदिश राशि है, तो कार्य जो है इसका जो फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन होता है। बट अब बात आती है, बल भी एक सदिश राशि है और विस्थापन भी एक सदिश राशि है, तो क्या बल और विस्थापन के बीच डॉट प्रोडक्ट करे या बल और विस्थापन के बीच क्रॉस प्रोडक्ट करे? तो डॉट प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बट कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। अगर इनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट करते तो वेक्टर भी वो क्रॉस प्रोडक्ट करते तो उसका रिजल्टेंट भी क्या आता? सदिश राशि। तो कार्य सदिश राशि हो जाती है अगर हम यहाँ क्रॉस कर देते थे, बट कार्य क्या? अदिश राशि, इसलिए डॉट प्रोडक्ट करा। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सिमिलरली एफ क्या? बल और एस क्या? विस्थापन। वैद्युत फ्लक्स की बात करें, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वैद्युत फ्लक्स भी क्या? अदिश राशि। ई वेक्टर क्या? वैद्युत क्षेत्र। ए वेक्टर क्या? क्षेत्रफल सदिश। तो डॉट प्रोडक्ट है। चुंबकीय फ्लक्स में भी देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, वो चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ बी है चुंबकीय क्षेत्र। अगर बात करें यहाँ ई जो है वो है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दोनों में ए तो जानती है क्षेत्रफल सदिश। धारा देखो, धारा क्या है? जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहां जे वेक्टर क्या है? धारा घनत्व और ए क्या? क्षेत्रफल सदिश जानती है। एक बात और याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया? आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप क्या? एक्स अक्ष की दिशा में एक यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या? वाई अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर, और के कैप क्या? जेड अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर। मैंने यहां बना रखा है एक्स क्या? ये देखो एक्स अक्ष होता है, ये होता है वाई अक्ष,
और ये होता है जेड एक्स। तो एक्स एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर को बोला आई कैप, वाई एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर को बोला जे कैप, जेड एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर को बोला के कैप। हाँ, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने हम आई का आई के साथ, तो आई डॉट आई इसकी वैल्यू हमेशा रहेगी 1, जे डॉट जे इसकी वैल्यू रहेगी 1, के डॉट के रहेगी 1। अदरवाइज आई का आई के साथ न निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तब उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलने वाली है। सपोज आई डॉट आई तो 1 मिला, बट आई की के साथ निकाले तो आई डॉट के तो 0 होगा, आई की जे के साथ निकाले तो आई डॉट जे वो भी क्या होगा 0। सिमिलरली जे डॉट जे तो 1 हुआ, जे का अगर किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें जैसे जे डॉट के तो 0 होगा, जे डॉट आई क्या होगा 0, लेकिन जे डॉट जे क्या होगा 1। यहाँ देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल ले रखे हमने। पहला एग्जांपल है कण पर मूल बिंदु के परितः बल आघूर्ण। बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं, ये टोर क्या है, टोर की हमें बता रहा है बल आघूर्ण, ठीक है। परितः निकालेंगे, किसी बिंदु के परितः निकालेंगे तो वो मूल बिंदु के परितः है। और आर वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश, और एफ वेक्टर क्या है, बल, ठीक है, बल सदिश। अब बात कर लेते हैं, देखो टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एक्चुअली बल आघूर्ण क्या है, सदिश राशि, तो इनके बीच में क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। किस किस के बीच, स्थिति सदिश और बल के बीच, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर निकालना सीख गए। दूसरा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को जे से डिनोट करा तो ये निकालते हैं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जहां आर वेक्टर क्या है स्थिति सदिश, पी वेक्टर क्या है रैखिक संवेग जो कि होता है एमवी, और कोणीय संवेग जे क्या कोणीय संवेग, तो इनके बीच में भी क्रॉस प्रोडक्ट है। सिमिलरली रेखीय वेग, रेखीय वेग क्या होता है बी वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्या कोणीय वेग इंटू आर क्या स्थिति सदिश। ए क्या है, देखो बी बराबर आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा, तब ये क्या है अल्फा क्या कोणीय त्वरण और आर क्या स्थिति सदिश, ए क्या रेखीय त्वरण। अब बात आती है बार बार स्थिति सदिश के बारे में पूछा जा रहा है। स्थिति सदिश निकालते हैं, अगर मूल बिंदु के परितः निकाले किसी के भी तो ये निकालते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सपोज दो बिंदु दे रखे होंगे तो बाद वाला बिंदु माइनस पहले वाला बिंदु, दोनों को घटाकर आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे तो स्थिति सदिश निकल आएगा। सपोज इनिशियल पॉइंट हमारा मूल बिंदु है तो इनिशियल पॉइंट 0 हो जाएगा, तो वही का वही बिंदु हमारे पास क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। तो आई थिंक ये हम क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ देखो क्रॉस प्रोडक्ट भी हम ऐसे निकालते हैं, अगर आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, देखो एक सर्कल बना रखा आई जे के, तो आई का अगर जे के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, बचा क्या के, तो बराबर मिलेगा के। अगर सपोज जे का के साथ करेंगे तो क्या बचा, जे क्रॉस के बराबर बचा आई, तो जे क्रॉस के बराबर आई। अगर सपोज के का आई के साथ करेंगे तो क्या बचेगा जे। बट इसका अपोजिट अभी मैंने बताया ए क्रॉस बी क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए। अगर हम इसी को ऐसे लिखना चाहें सर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई लिखना चाहें तो ये क्या मिलने वाला, जे क्रॉस आई पलट दो बस माइनस के आप कर दो, मतलब माइनस आ जाएगा। और दूसरा अगर इनका खुद के साथ है आई क्रॉस आई तब कितना मिलेगा 0, जे क्रॉस जे कितना मिलेगा 0, के क्रॉस के कितना मिलेगा 0। क्यों मिलेगा, क्योंकि दो सदिश गुणनफल निकालने हैं। सदिश गुणनफल क्या होता है साइन थीटा। अब इन दोनों के बीच में थीटा ही कितना हो गया, आई का आई के साथ निकाल ले तो थीटा 0 हो गया, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो ये 0 मिलता है, ये याद रखिएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल मतलब 3 एग्जांपल लिए डॉट प्रोडक्ट पर, केवल डॉट प्रोडक्ट पर। सिमिलरली हम 3-4 एग्जांपल लेंगे किस पर, क्रॉस प्रोडक्ट पर, और आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, किसी का क्वेश्चन में कैसे दिया जाएगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। तो यहाँ देखिएगा पहला एग्जांपल है, किसी कण पर 4i प्लस जे कैप न्यूटन का बल लगाकर उसे 3i प्लस 2j कैप मीटर से 14i प्लस 13j कैप मीटर की स्थिति पर विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है पहले बताओ। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन है, मतलब एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या आर वेक्टर भी कैसे निकालेंगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट कितना है हमारे पास, फाइनल पॉइंट देखो ये तो न्यूटन का बल है, ये तो एफ है, इससे कुछ नहीं कहना। ये क्या है क्वेश्चन में दिया रखा जो एफ वेक्टर, ठीक है, इससे कुछ नहीं कहना, ये एफ वेक्टर दे रखा है। बट ये जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना है 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप, ये फाइनल पॉइंट है, माइनस इनिशियल पॉइंट कितना है 3 आई कैप और प्लस 2 जे कैप, ये घटा देना तो एस वेक्टर आ जाएगा। तो एस वेक्टर कितना आएगा हमारे पास, देखो 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 3 14 होते हैं, तो 11 आई कैप। सिमिलरली 13 में से 2 घटाएंगे तो 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 जे कैप। एस वेक्टर आ गया हमारे पास, एफ वेक्टर पता ही है, तो कार्य क्या होगा W बराबर होता है बल एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। एफ वेक्टर कितना है हमारे पास दे रखा है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, सॉरी 4 आई कैप प्लस जे कैप, केवल 2 नहीं है, तो इनटू डॉट प्रोडक्ट निकालना है उसका एस वेक्टर के साथ। एस वेक्टर अभी निकालना है 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट का हमने सिखाया आई डॉट आई जो होगा 1
और आई का किसी दूसरे के साथ डॉट जो होगा 0 होगा, तो आई डॉट आई ये होगा 1। अब देखो आई की अगर जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली लिखूंगा 11 चौक 44 और आई डॉट आई हो गया 1 प्लस आई का जे के साथ लिखेंगे तो 0 नहीं लिख रहा, जे का जे के साथ लिखो डायरेक्टली क्योंकि जे का आई के साथ होगा 0, तो जे डॉट जे होगा 1, तो 11 गुणा 1 तो 11 इंटू 1, 40 प्लस 11 आई थिंक होगा 55, तो 55 जूल यही कह रहेगा हमारे पास आंसर। तो क्या का कार्य कितना है 55 जूल, यही क्या हो गया आंसर। तो आई थिंक क्लियर हुआ ना आप लोगों को कैसे निकालना है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखो 3 बल है हमारे पास, तो टोटल बल एफ नेट कुल बल जो लगा वो कितना लगता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ओके, तो सब F1 वेक्टर कितना दे रखा है 10i माइनस जे प्लस 11k। ओके, प्लस F2 वेक्टर कितना दे रखा है 4i प्लस 5j प्लस 6k। ओके, और F3 वेक्टर कितना दे रखा है F3 वेक्टर है माइनस टू आई प्लस जे और माइनस 9k। ठीक, इन सबको ऐड कर लेंगे। देखो आई 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 के साथ ऐड होगा तो 10 आई और 4 10 4 14 आई, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 आई। सिमिलरली ये है जे 5j और ये कितना है 1j, 5 और 1 6j, 6j में से 1j घटाएंगे तो कितना बचेगा 5j बचेगा। ठीक, सिमिलरली 11 के 11 6 कितना हो गए 17 के, 17 में से कितना घटाएंगे 9, 17 में से 9 हटा देंगे तो 8, 9 8 17 होते तो 8 के, ये बचा। ठीक है, ये क्या बचा कुल बल एफ नेट, कुल बल आ गया। सिमिलरली और विस्थापन सदिश देखो किसी कण पर एक साथ उसे बिंदु इतने से इतने तक विस्थापित कर दिया जाता है, तो एस वेक्टर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट कितना है देखो बिंदु इतने से इतने तक विस्थापित कर दिया जाता है, फाइनल कितना है 6i प्लस 2j माइनस 2k, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है 5i माइनस 5j माइनस 7k। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो घटा देंगे 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आई, केवल एक आई, 2 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 5 और 2 7j। सिमिलरली माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5k। ये आ गया हमारे पास एस वेक्टर। ठीक है, चलो इसको एक काम करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं। ये इक्वेशन सेकंड है और ये जो हमने निकाला था ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम कार्य निकाल सकते हैं। कार्य जो होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, बार बार लिख नहीं रहा। डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई का आई के साथ करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 12 गुणा 1 प्लस जे का जे के साथ तो 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, बट माइनस का तो यहाँ आगा माइनस, तो माइनस 35 गुणा 1। ठीक, आगे देखेंगे के के साथ 1 होगा तो 8 पंजे 40 प्लस 40 इंटू 1। अदरवाइज के का दूसरे के साथ करोगे तो 0 मिलेगा, तो हम लिख ही नहीं रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना। तो 40 देखो ये 5j और 1j 6j, 6j में से 1j घटाते तो बचता 5j, लेकिन प्लस का बचता, तो प्लस का 5j आता है ना। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 7 पंजे 35 प्लस का 35 हो जाएगा, तो 35 और 40 कितना हो गया 75, 75 और 10 85 और 2 87, तो आई थिंक आंसर जो होगा आपको 87 जूल मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना मिलने वाला है 87 जूल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक कड़बा 5i प्लस इतने का न्यूटन का बल लगा है ना, तो ये डायरेक्टली दे रखा है, ये तो सबसे चिंदी क्वेश्चन है। एफ वेक्टर दे रखा है 5i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और द्वारा लगाकर उसे इतने से मीटर तक विस्थापित कर दिया जाता है। आर वेक्टर या एस वेक्टर लिख लो, चलो। स्थिति सदिश केवल एक दे रखा है, मूल बिंदु से विस्थापित हो रहा है, तो 0 घटाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए स्थिति सदिश केवल एक ही है, इसमें 0 घटाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कार्य पूछा है, तो कार्य क्या होगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। निकाल सकते हो ना डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्ट निकालेंगे। 5 का 2 के साथ 5 दूनी 10, 2 का 3 के साथ 2 3 6 और 5 का 3 के साथ 5 के 15, तो 10 6 16 सही है, 15 6 ऐसे करो, 15 6 21, 21 10 31, 31 जूल हमको क्या मिलेगा फाइनल, इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है, उस पर एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे 1 बाय 1 डिस्कस किया है। देखो इन क्वेश्चंस के अलावा आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, अगर वेक्टर से क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का दिखेगा, डॉट प्रोडक्ट से। आई थिंक इतना बहुत अच्छे से क्लियर। हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट पर कुछ एग्जाम्पल लिए थे, कुछ क्वेश्चन लिए थे, वो डिस्कस किए थे। सिमिलरली हम डिस्कस करने वाले क्रॉस प्रोडक्ट पर। क्रॉस प्रोडक्ट पर हम कैसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे बिंदु दे रखा -2, 3, 4 पर बल लगा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, न्यूटन बल कार्य रहता है, तो बिंदु इतने के परिधि बल आघूर्ण पूछा है। तो सॉल्यूशन देखो, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है टॉर्क, अभी बताया था। टॉर्क बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। टॉर्क वेक्टर एक सदिश राशि है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा,
अब आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आर वेक्टर बताया था फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कितना है, देखो किसके परिधि पूछा वो लिख लेते हैं। बिंदु, देखो यहाँ देखो अच्छे से, बिंदु 4 है ना, के सापेक्ष बिंदु इतने का बल आघूर्ण पूछा था, बल आघूर्ण। तो इसे कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए स्थिति सदिश बताओ। आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ देखने में ऐसा लग रहा था फाइनल ये है इनिशियल ये है, तब यहाँ क्या हो गया, फाइनल ये हो गया और इनिशियल ये हो गया। ऐसे डिजाइन करना हर क्वेश्चन को, ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। तो फाइनल क्या है -2 और इनिशियल क्या है 1, तो -2 -1, फाइनल माइनस इनिशियल। आई कैप आता है तो यहाँ आई कैप प्लस, अगला क्या है 3, अगला क्या है इसमें 2, तो 3 - 2 जे कैप। उसके बाद 4 है, यहाँ कितना 3, तो 4 - 3 के कैप, ठीक है। तो ये कितना करेंगे, ये हो जाएगा -3 आई कैप, और ये 3 में 2 का 1 जे कैप, और 4 में 3 का 1 के कैप। यहाँ आ चुका आर वेक्टर। आर वेक्टर जैसे ही आया, आर वेक्टर आ गया, और क्या था, एफ वेक्टर दे रखा था, एफ वेक्टर और दे रखा है ऑलरेडी। एफ वेक्टर कितना दे रखा, आई प्लस जे प्लस के। अब इसका टॉर्क ना निकाल सकते, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, टॉर्क वेक्टर जो होगा आर क्रॉस एफ। आर हमारे पास ये है, एफ ये है, तो पहले बनाएंगे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने बताया डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लिखा। अब आर क्रॉस एफ है तो आई का कोफिशिएंट -3, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट सोल्व करता है आप लोग को, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या सोल्व करते हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखते हैं आई कैप, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखी। तो क्या करते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हटा देते, ये वाली लाइन हटी, ये वाली लाइन हटी, और इन दोनों का क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो 1 की 1 से गुणा करोगे 1, माइनस 1 की 1 से गुणा करोगे 1, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब अगला चिन्ह आता है माइनस का, अगला चिन्ह क्या आता है माइनस का, ठीक है। और यहाँ देखो ये आई कैप जे कैप के कैप था, अगला चिन्ह आता है माइनस का, तो ये लिखा जे कैप। उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, देखो ये वाली लाइन ड्रॉप हो जाएगी अब क्या, और ये वाली लाइन ड्रॉप हो जाएगी, तो क्या बचेगा, जो बचेगा ये बचेगा और ये बचेगा, इन दोनों की गुणा, 3 की 1 की गुणा -3 और 1 की 1 की गुणा -1, माइनस आता है बीच में हमेशा। और फिर उसके बाद ये सब मिटा देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे लास्ट वाला, तो देखो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस के कैप। उसके बाद देखो के कैप, तो ये वाली लाइन ड्रॉप कर देंगे, ये वाली लाइन ड्रॉप होगी तो क्या बचेगा, तो देखो कौन कौन सी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, ये वाली लाइन हो चुकी है, तो ये बचा ना, ये और ये, इनकी गुणा करनी है, तो 3 की 1 की गुणा -3 और 1 की 1 की गुणा 1, लेकिन बीच में आता माइनस, ठीक है। ये आया तो कितना है, 1 में से 1 घटाया तो 0, तो 0 आई कैप और 3 और 1 4 और प्लस हो जाएगा, तो 4 जे कैप और 3 और 1 4, तो 4 के कैप। यही क्या होगा, टॉर्क, बल आघूर्ण। मैंने बताया था टॉर्क एक सदिश राशि है, तो टॉर्क भी आंसर भी कहा आया, सदिश में आया ना, सदिश ही तो है, आई कैप जे कैप के कैप, ये तो दिशा बता रहे। नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, किसी पिंड का कोणीय वेग ये दे रखा है, कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा वेक्टर कितना दे रखा है जल्दी बताओ, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, कोणीय वेग दे रखा है। तथा घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश, घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश दे रखा है आर वेक्टर, तो कितना दे रखा है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। रेखीय पिंड का रेखीय वेग पूछा है, रेखीय वेग क्या होता है, बी वेक्टर। अभी फॉर्मूला बताया मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर। तो ओमेगा और आर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आई, यहाँ लिखेंगे जे, उसके बाद लिखेंगे के। देखो आई ओमेगा क्रॉस आर करना, ओमेगा पहला, ओमेगा के कोएफिशिएंट लिख देना, कितना 2 3 1, 2 3 1, उसके बाद आर के 1 2 5, 1 2 5, ठीक है। उसके बाद इसका डिटरमिनेंट, और ये क्या चल रहा है इधर बी वेक्टर। सॉल्व करना इसको और आंसर दिखेगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, पहले बता ही दिया, आई कैप लिया, तो ये और ये गया 5 के 15 -2, 15 -2, फिर उसके बाद माइनस जे कैप लिया, उसके बाद देखो ये पूरा गया, तो क्या बचा 5 दूनी 10 -1, उसके बाद के कैप लिया, के कैप लोगे तो ये गायब, ये गायब, तो बचा क्या 2 दूनी 4 और 3 3, तो 4 -3, ठीक। तो ये सब बी वेक्टर बराबर सॉल्व करोगे, 15 में से 2 घटा लोगे तो 13 आई कैप, और 10 में से घटाया 9 जे कैप, और 4 में से 3 घटाया तो 1 के कैप। यही क्या होगा हमारा आंसर। देखो बी वेक्टर क्या, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, या मात्रक भी लिख सकते हो,
तो ये क्या होगा फाइनल आंसर। अगले का देखो, किसी पेन का कोऑर्डिनेट वेक्टर, इसमें अल्फा वेक्टर दे रखा है, कोऑर्डिनेट वेक्टर अल्फा ही तो होता है, जो कि दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। और पेन का घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश आर वेक्टर भी दे रखा है, आर वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। एक्चुअली ये घूर्णन अक्ष क्या है, मूल बिंदु है, यहाँ भी देख पा रहे हो घूर्णन अक्ष क्या है, मूल बिंदु, क्योंकि दूसरा स्थिति सदिश नहीं दे रखा ना। अगर दूसरा दे रखा होता तो हम कह सकते थे तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते, बट यहाँ मूल बिंदु के परित है तो मूल बिंदु घटाओगे, 0 0 घटाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आर वेक्टर सीधा लिख लेते हैं। पिन का रेखीय त्वरण पूछा है, इसमें रेखीय त्वरण ए पूछा है, तो क्या फॉर्मूला था ए का बताओ, ए वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ए वेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले वही आई कैप जे कैप लिख लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। आई कैप देखो अल्फा पहला आ रहा है तो अल्फा के कोएफिशिएंट 2 3 1 2 3 1, उसके बाद आर बाद में आ रहा है तो 3 2 4 लिखा और इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करा। तो ए वेक्टर बराबर, देखो डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, पहले लिखते हैं आई कैप, एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये वाली लाइन पूरी ड्रॉप कर देंगे, ये वाली लाइन पूरी ड्रॉप कर देंगे, बाकी तिरछी गुणा करनी है, 4 या 12 माइनस 2, आगे ये वाली लाइन हो चुकी है तो इस लाइन के साथ जो किया था अगली लाइन के साथ करेंगे, लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस जे कैप लिखा। अब बताओ क्या लिखोगे अगला, ये वाली पूरी लाइन ड्रॉप करेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो बचेगा 2 चौक 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, अगला 4 माइनस 3 3 9, सोल्व कर लेना इसको, यही क्या होगा आंसर। 12 में से 2 गए 10, तो 10 आई कैप, 8 में से 3 गए 5, 5 जे कैप, और 4 में से 9 गए माइनस का 5 बचेगा तो 5 के कैप, यही क्या होगा। इसका देखो ए है तो इसका मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ सबके सब आंसर जो है सदिश आ रहे हैं, क्योंकि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा एक सदिश राशि होता है, तो आप देख पा रहे हो सबका सब आंसर सदिश आया, बट डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला था तो अदिश आया था, जैसे 5 जूल 10 जूल, क्योंकि उनमें सदिश नहीं था। आई थिंक आप लोगों को इन एग्जांपल से कि कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ये क्लियर हुआ होगा। ओके माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया इसी पर। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, इनमें से एक एग्जाम में रखवा मिलने वाला है आप लोगों को एज इट का एज इट, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यदि a प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस हो, तब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच कोण ज्ञात करना है सिंपली। तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर से मिलेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर उस पूरे का वर्ग बराबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर उस पूरे का वर्ग, यही तो मिलेगा। हाँ तो देखिएगा, सपोज a वेक्टर इस प्रकार से हमने कोई मान लिया, अगर हमको आगे क्या कहा, हमने निकाला a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर के साथ, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसी का, तो यही लिख देंगे वापस से a1 i कैप। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो a i की i से मल्टीप्लाई होगी तो a1 का स्क्वायर, j की j से मल्टीप्लाई होगी तो a2 का स्क्वायर, और k की k से मल्टीप्लाई होगी तो a3 का स्क्वायर मिलने वाला है। इधर से कितना मिला, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, ठीक है। और ये पूरा है क्या, ये मैग्नीट्यूड ही तो है इसका, मोड a वेक्टर का स्क्वायर, a वेक्टर डॉट a वेक्टर। बात समझ में आई नहीं आई कि किसी वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो a वेक्टर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, तो a वेक्टर बराबर होता है रूट इस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। अब इससे वर्गमूल हटाना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर, इतना पता होना चाहिए। मैं प्रॉपर्टी बस एक्सप्लेन करी थी, हम वापस से तो दो मॉडुलस का स्क्वायर क्या लिखेंगे, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ करना दोबारा, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया बराबर, उधर क्या करना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ करना है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यहां तक समझ में आया। अब आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। देखो a वेक्टर की a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर मिलेगा, या मॉडुलस a का स्क्वायर, a वेक्टर की b वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर मिलेगा, प्लस b की a के साथ करेंगे तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर मिलेगा, सिमिलरली b की b से साथ करेंगे तो b का स्क्वायर मिलेगा बराबर, उधर करेंगे तो a का a से a स्क्वायर मिलेगा, a की b से करेंगे तो माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर मिलेगा, b की a से करेंगे तो माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर मिलेगा, और b की b से करेंगे तो b का स्क्वायर मिलेगा, वो भी माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा है, चूंकि हम जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर किसके होता है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, मैंने बताया था प्रॉपर्टी है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बचा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट a वेक्टर, दोनों कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। और उधर देखोगे
उधर देखोगे तो कितना है वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर उधर कितना चल रहा है -2 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। बस अब इस साइड को ले जाना है, सभी 2 और 2 4 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना बचा 0। अच्छा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर कितना आ गया 0। a वेक्टर डॉट दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है a b cos थीटा, a b cos थीटा बराबर 0। तो यहां से हम कह सकते हैं तीनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। तब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि cos थीटा किसके बराबर होगा 0 के। और जैसे cos थीटा 0 के बराबर हुआ तो थीटा बराबर कितना मिलेगा π/2 या 90 अंश, या 90 अंश। अरे cos 90 का मान कितना होता है 0। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है थीटा की। तो थीटा की वैल्यू तो पूछी थी, थीटा क्या है a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा 90 अंश। दूसरा एग्जांपल देखो, ये वैल्यू दे रखी है, पहले दे क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो देखो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है a b sin थीटा, तो a b sin थीटा, ठीक है, उसका मॉडुलस है तो मॉडुलस लिख लिया बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है a b cos थीटा, नो प्रॉब्लम। अच्छा इसका मॉडुलस निकालना है तो a का मॉडुलस अलग, b का मॉडुलस अलग, b वेक्टर का मॉडुलस अलग, और sin थीटा ऐसे रहेगा, sin थीटा का मॉडुलस अलग बराबर क्या मिलेगा a b cos थीटा, यही तो मिलने वाला है। यहां से देखोगे a वेक्टर का मॉडुलस होता है a, b वेक्टर का मॉडुलस होता है b, और इधर से मिलेगा sin थीटा, उधर से कितना है a b cos थीटा। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ a b कैंसिल आउट हुआ, sin थीटा और अपॉन cos थीटा इसके बटे में आ जाएगा, तो मिलेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर कितना मिलेगा 1, और sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा बराबर 1, और थीटा बराबर कितना मिलेगा हम लोगों को 45 डिग्री, 45 डिग्री, या एंगल में बोलो तो π/4, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 डिवाइड बाई 4 45 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। और आगे देखेंगे इसमें क्या है, देखो सीधा इसको तो सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट a b sin थीटा, तो a b sin थीटा, ठीक है, बराबर उधर क्या लिखा हुआ a b, तो आप लोग देख पा रहे a b से a b कैंसिल आउट हुआ, तो sin थीटा बराबर क्या मिलेगा, उधर है 1 1, तो sin थीटा 1 कब मिलता है, जब थीटा बराबर 90 अंश हो या π/2 हो। तो ये भी क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को आप लोग धज्जे उड़ा सकते हो ना, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए चिंदी तरीके से फोल्ड कराना है एग्जाम में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम ठाने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ऐसे ही ऐसा, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ पैराबोलाकार होता है, द पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक टू प्रूव, ये सिद्ध करना है हमको, है ना। तो कैसे करेंगे सिद्ध, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि ओरिजिन से मूल बिंदु से एक प्रक्षेप्य जो है ये कहलाता है प्रक्षेपित बिंदु। प्रक्षेपित बिंदु से एक किसी बॉल को या किसी गोल ऐसा समझ सकते हो कि तोप से जो गोला फेंका जाता है ना, तोप से जो गोला निकलता है तो वो प्रक्षेप्य का पथ को फॉलो करता है। तो ऐसा मान सकते हो कि मूल बिंदु से एक प्रक्षेपित बिंदु से एक हमने गोला फेंका तोप द्वारा, तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, पैराबोलिक होगा, ये सिद्ध करना है हमको। तो कैसे करना है, सपोज इनिशियल वेलोसिटी थी, मान ली हमने u है, u वेग से फेंका, थीटा कोण पे फेंका हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स अक्ष मान लो, इसको बाई अक्ष मान लो। तो हमने मान लिया कि थीटा कोण से फेंका, तो u के दो कंपोनेंट कर लेंगे, दो घटक कर लेंगे, थीटा के पास वाला कहलाता है u cos थीटा और थीटा से दूर वाला कहलाता है u sin थीटा। तो इसके दो घटक हो गए, u cos थीटा है क्या, एक्चुअल में u cos थीटा जो है वो क्षैतिज घटक है, तो उससे बोला ux, x में घटक है ना, और ऐसे u sin थीटा जो बाई में घटक है, तो उससे बोला ऊर्ध्वाधर घटक है u बाई। तो इसके हमने क्या कर लिया, दो घटक कर लिए। अब देखो यहाँ से तो u वेलोसिटी, अब इसकी वेलोसिटी डायरेक्टली चेंज होती जाएगी ना। अब सपोज यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी हो गई मान ली b हो गई, तो इसके दो कंपोनेंट कर लेना, फिर से दो कंपोनेंट, देखो हॉरिजॉन्टल से सपोज ये एंगल बना रहा है अभी भी थीटा, तो ये इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा x में कंपोनेंट bx और एक y में कंपोनेंट कितना होगा b y, समझ पा रहे होगा आई थिंक आप। और यहाँ जाके देखो इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम जो है ये अपनी हाइट गेन कर चुका होगा, अधिकतम ऊंचाई गेन कर चुका होगा, तो यहाँ जाके जो b वेलोसिटी है वो चेंज हो चुकी होगी इसकी काय में, bx में, x वेलोसिटी बन चुकी होगी। अब y में ये नहीं जा सकता, x में जा रहा होगा, उसके बाद ये y में नीचे की ओर आएगा और x में भी जाएगा ना, x में भी चल रहा है y में भी। प्रारंभिक वेग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, जो कि हमने कितना लिया ux, जो कि है u cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही प्रारंभिक वेग का अगर हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, इसको क्या बोलेंगे, सपोज ux है तो इसको बोला u बाई, तो वो कितना है u sin थीटा,
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रारंभिक वेग के दो कंपोनेंट कर लिए, एक तो क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। बात और ध्यान रखिएगा, जी जो लगेगा इसका गुरुत्वीय त्वरण वो हमेशा नीचे की ओर एक्ट करेगा, है ना। तो ये लिख लेंगे जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण बट वो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा। कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्षैतिज वेग है, क्षैतिज वेग क्या है हमारे पास यू एक्स पर क्षैतिज वेग देखो जी तो हमेशा नीचे की ओर लग रहा है, सीधी खड़ी लाइन में लगेगा जी। अरे जी कैसे लगेगा ऐसे, ये तो जी, बट क्षैतिज वेग है ऐसे, तो क्षैतिज वेग पर जी का कोई इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए क्षैतिज वेग यू एक्स पर जी गुरुत्वीय त्वरण का कोई, हम कह सकते हैं ना इस वेग पर जी का कोई, यू एक्स पर तो जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट परंतु यू बाई देखो ये यू बाई ऊपर की ओर है, जी नीचे की ओर है, तो यू बाई जो है जी के कारण लगातार बदलता जाएगा। तो बट यू बाई ऊर्ध्वाधर घटक जो है कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। ओके, प्रक्षेपित किए जाने के क्षैतिज दिशा में विस्थापन, क्या माना, प्रक्षेपित किया हमने, यहां से प्रक्षेपित किया, उसके टी समय बाद, सपोज यहां से यहां तक प्रक्षेपित कर दिया और उसके टी समय बाद इसने ये डिस्टेंस तय करी बाई में, ये डिस्टेंस करी बाई, और एक्स में कितनी चेंज करी, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी एक्स, एक्स में डिस्टेंस ट्रेवल करी एक्स और बाई में करी बाई। तो प्रक्षेपित किए जाने के टी समय बाद पिंड का क्षैतिज दिशा में विस्थापन, विस्थापन बोले तो देखो विस्थापन कितना हुआ, क्षैतिज दिशा में विस्थापन बता सकते हो ना, क्षैतिज दिशा में विस्थापन इतना ही तो हुआ एक्स, तो विस्थापन बराबर चाल बराबर दूरी इंटू समय, चाल बराबर दूरी इंटू समय, यू एक्स इंटू टी। तो एक्स बराबर यहां से आप कह सकते हो यू एक्स की वैल्यू हमने बता रखी है ऑलरेडी, यू कोस थीटा है, तो यू कोस थीटा इंटू टी, ठीक है। या यहां से टी की वैल्यू निकालोगे तो टी बराबर कितना मिलेगा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा, जो कि समीकरण होगी हमारे पास एक। समीकरण एक क्लियर हुई, कैसा आई, समीकरण एक क्लियर हो गई। अब समीकरण दो के लिए देखते हैं, ये तो हमने एक्स क्षैतिज दिशा में विस्थापन निकाला टी समय बाद, अगर हम टी समय बाद ही बाई दिशा में ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन निकाले, ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन हुआ इतना, कितना बाई, तो वो गति की द्वितीय समीकरण लगाएंगे एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि जी नीचे की ओर लग रहा है तो जी माइनस का आएगा, तो इससे चेंज कर देंगे, एस की जगह कितना आ जाएगा बाई, तो बाई बराबर, अब बाई में लगा रहे हैं ना तो वेग भी कौन सा लगेगा बाई वाला, तो यू बाई इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, ये तो लगेगा। तो बाई बराबर यू बाई की वैल्यू रख देंगे, यू बाई हमने ऑलरेडी निकाल रखा है यू साइन थीटा, तो यू बाई की जगह लिखा यू साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी, टी की वैल्यू भी रख देंगे समीकरण एक से टी की वैल्यू निकालिए एक्स अपॉन यू कोस थीटा, तो एक्स अपॉन यू कोस थीटा, ठीक है, फिर है माइनस 1/2 जी इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है एक्स अपॉन यू कोस थीटा, उस पूरे का भी क्या करना है हमको स्क्वायर। तो आगे देखेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो बाई बराबर, इसे सोल्व करेंगे देखो u से u कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, तो यहाँ से बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा tan थीटा, तो x इंटू tan थीटा माइनस यहाँ से क्या बचेगा g बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, अरे g और x का स्क्वायर कर रहा है जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचा, u का स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर और कोस का स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा। तो बाई बराबर क्या मिला आप लोगों को, हाँ, तो बाई बराबर मिला x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो हम देख पा रहे होंगे ये इक्वेशन जो है, ये जो है बाई में एक घात है, बाई की घात कितनी है इस समीकरण में, बाई की घात है एक, तथा x में आप देख पा रहे हो कितनी घात है, x की दो घात है, x में दो घात है, तो ये एक पैराबोला फॉर्म करेगा। पैराबोला किस टाइप का होगा, पैराबोला होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई टाइप का पैराबोला होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है, जो ये पाथ रहेगा इसका वो कैसा रहेगा, परवलयाकार। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस समीकरण से, ये समीकरण इसको 2 लिख लेना, तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 से प्रक्षेप्य का, हम कह सकते हैं प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो ये डेरिवेशन है, आप लोगों को ऐसे ही कर आना है जैसे मैंने कराया आप लोगों को। आई थिंक इस डेरिवेशन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, बार बार रिसेंटली पता ना कितनी बार पूछा गया है, तो क्यों ना यार एक बार फोड़ देते हैं इसको अच्छे तरीके से, तो आप कर सकते हो ना इजीली, वेरी इजीली कर सकते हो। इसमें हमने क्या करा है, बस गति की द्वितीय समीकरण लगाइए, बाई डायरेक्शन में लगाइए, बस हर जगह बाई डायरेक्शन लगाया तो बाई डायरेक्शन ये फॉर्मूला बन गया, और ये आ गया, हमने वैल्यू पुट करी समीकरण 1 और आंसर मिला। हम डिस्कस करने वाले हैं अब आगे प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, ये भी बहुत बार पूछा गया है,
प्रक्षेप्य का उड्डयन क्या है? फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल या टाइम पीरियड। एक्चुअली है क्या प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, इसकी परिभाषा ही पूछ लेता है। तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या है कि कोई भी पिंड, सपोज ये वाला बिंदु जो कहलाएगा, यहां से हमने प्रक्षेप्य को फेंकना शुरू करा ना, तो यह कहलाता है प्रक्षेपण बिंदु। यहां से प्रक्षेपित करेंगे ना तो प्रक्षेपण बिंदु। हाँ, तो कोई भी पिंड अपने प्रक्षेपण बिंदु से, कोई भी पिंड अपने प्रक्षेपण बिंदु से ठीक अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में तथा उच्चतम बिंदु से ठीक प्रक्षेपण बिंदु के ठीक सामने वाले बिंदु तक आने में जितना समय लेता है उसे क्या कहते हैं? उस पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। हम क्या मान सकते हैं कि हमारे पास पिंड है जो कि प्रक्षेपण बिंदु से महत्तम ऊंचाई तक, अपनी ऊंचाई तक जाने में जितना समय लगा उस समय को बोला हमने स्मॉल टी, और वापस उच्चतम बिंदु से उस बिंदु तक, उसके ठीक सामने वाले बिंदु तक आने में भी उतना ही समय लगेगा, कैपिटल टी। तो जितना समय यहाँ लगेगा उतना समय उतरने में लगेगा, जितना समय महत्तम ऊंचाई गेन करने में लगेगा उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से लोअर पिंड उसी बिंदु तक आने में लगेगा। तो टाइम टी इसमें लगा, टाइम टी इसमें लगा, तो टोटल टाइम पीरियड जो होगा, टोटल उड्डयन काल, तो कैपिटल टी होगा जो कि कितना होगा? 2t। तो समीकरण 1 मान ली। तो हमें यहाँ टी की वैल्यू निकालनी रहेगी, टी की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? टी की वैल्यू निकालने के लिए यहां से यहां तक लगाते हैं ना, ओ से लेकर, सपोज ये बी ए पॉइंट मान लिया, ओ से लेकर ए पॉइंट तक हमने ओ ए में गति की प्रथम समीकरण लगा सकते हैं। गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? समीकरण होती है बी बराबर यू प्लस ए टी। अब देखो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस जी टी लगेगा, बी बराबर यू माइनस जी टी ये लगेगा। लेकिन बाई डायरेक्शन लगा रहे हैं तो यहाँ बाई लिख लो, यहाँ भी बाई लिख लो, और यहाँ भी बाई तो है ही। चलो तो बी वाई कितना बाई डायरेक्शन में? देखो हम बी वाई तो है ही नहीं इसके पास। अरे बाई डायरेक्शन में ऊपर यहाँ देखो वी वेलोसिटी जो है, ओनली केवल वी जो है यहाँ बी एक्स बन चुका होगा ना, तो एक्स डायरेक्शन ही है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं महत्तम बिंदु पर। वैसे भी आपको पता है इसके बाद जो हमारा पिंड है वो नीचे की ओर आना शुरू कर दिया, ऊपर तक महत्तम बिंदु तक गया। तो बी वाई कितना है? 0। तो 0 बराबर यू वाई, हमको पता है यू वाई कितना? यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ से जी टी इधर को लिया है तो जी टी बराबर आया यू साइन थीटा। या टी की वैल्यू निकालना चाहो तो टी की वैल्यू कितनी मिलेगी? यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जी समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण रखो, तो समीकरण 1 क्या है? कैपिटल टी है ये, है ना, ये कितना है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी बराबर 2 स्मॉल टी यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आप कह सकते हो 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल जो होगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों को कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कोई पिंड हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया गया। तो बताओ प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होगा? उस पिंड का उड्डयन काल क्या होगा? तो यू दे रखा है, थीटा दे रखा है, इसमें वैल्यू रखेंगे। जी की वैल्यू जनरली हमको पता होती है 9.8 या 10 भी रख सकते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। और दूसरा एक इसी में टर्म आता है, दूसरा आता है प्रक्षेप्य की ऊंचाई। प्रक्षेप्य की ऊंचाई, हाइट ऑफ एच, जो हमने यहाँ डिनोट कर रखा है एच। द्वितीय समीकरण का यूज कर लेंगे। तो गति की द्वितीय समीकरण क्या होता है? वही ओ ए में लगाएंगे, ओ ए में, है ना, ओ ए में द्वितीय समीकरण लगाओ, ओ से ए में। तो लगाओगे तो गति की द्वितीय समीकरण होती है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब देखो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो अल्टीमेटली माइनस आएगा, बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस जी एच, यही तो लगाओगे 2gh। अब यहाँ देखो बाई डायरेक्शन लगा रहे तो बाई और वाई, चलो लिख देते। तो बी वाई का स्क्वायर बाई उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में अंतिम वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो बी तो ये अभी भी 0 है। यू वाई हमको पता है ऑलरेडी, यू वाई कितना? यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच, कितना है? एच तो है ही, तो ठीक है 2gh इस साइड ले आते हैं। तो 2gh बराबर उस साइड लगेगा तो यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से h बराबर निकालोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अब यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, अगर हमसे h मैक्सिमम निकलवाए, महत्तम ऊंचाई h मैक्सिमम कि मैक्सिमम ये जो पिंड है वो कहां तक जा सकता है? क्या यहाँ तक जा सकता है या इससे ऊपर भी जा सकता है? तो वो कैसे निकालेंगे? महत्तम के लिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? महत्तम के लिए साइन थीटा की वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो महत्तम चाहिए तो साइन थीटा कितना हो जाए? 1। तो साइन थीटा 1 हो जाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अल्टीमेटली साइन थीटा गायब हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो महत्तम ऊंचाई कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब साइन थीटा कितना हो गया? 1। तो साइन थीटा 1 कब मिलता है? जब थीटा बराबर कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री या पाई बाई 2।
तो थीटा बराबर 90 डिग्री। यही कारण है सबसे बड़ा इसका, थीटा बराबर 90 अंश का मतलब क्या है सर कि ऊंची कूद हाई जंप करने वाला खिलाड़ी जो है अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, तो देखिएगा अब नेक्स्ट टर्म लिया हमने डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट टर्म क्या हमारा थर्ड टर्म है प्रक्षेप्य की परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो रेंज कैसा निकालना है, तो रेंज क्या है, सिंपली जहां से आपने प्रक्षेपण बिंदु से और प्रक्षेपण बिंदु के ठीक सामने आने में जो कोई पिंड है जितनी डिस्टेंस कवर करता है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ आर डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यही कहलाती है रेंज प्रक्षेप्य की परास, आर, इसे डिनोट करते हैं आर से। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले समझ लो आर, आर बराबर क्या होता है, क्षैतिज में दूरी पूछिए तो क्षैतिज दूरी बराबर क्या होगी, क्षैतिज वेग जो कि होगा यूएक्स इंटू, और टोटल कितना टाइम लगा यहाँ से आने में उसका प्रक्षेप्य का निकाल कैपिटल टी। तो आर बराबर यूएक्स, यूएक्स की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी, यूएक्स कितना यू कोस थीटा, तो यू कोस थीटा इंटू कैपिटल टी, अभी निकाला हमने 2 यू साइन थीटा बाई जी। अरे निकाल रखा है ना अभी, इससे पहले निकाला था, यही तो निकाला था कैपिटल टी। तो इसे सोल्व करना है बस, और क्या। तो ये कितना हो जाएगा 2, देखो u की u से मल्टीप्लाई करा, u की पावर 1 ही है, u की पावर 2 है, तो u की पावर 1 और 1 कितनी होगी 2, u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन कितना मिल जाएगा जी। और ये क्या मिला हमारे पास रेंज, तो रेंज का फार्मूला मिल चुका है ना हमको, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ से अब एक बात और पूछ लेता, अगर हमसे पूछ ले आर मैक्सिमम महत्तम कितनी ज्यादा दूरी तक ये कवर कर सकता है रेंज, तो आर मैक्सिमम कितनी कवर करेगा, जब साइन 2 थीटा कितना हो जाए, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो साइन 2 थीटा कब 1 होता है, साइन 2 थीटा बराबर ये 1 किसका मान होता है साइन 90 का, इसका मतलब 2 थीटा किसके बराबर हो जाए 90 के, इसका मतलब थीटा बराबर किसके हो जाए 45 डिग्री के। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होगी, और मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, साइन 2 थीटा को 1 कर दिया तो यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा हो गया 1 अपॉन जी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो महत्तम रेंज जो होगी इसकी वो कितनी होगी यू स्क्वायर अपॉन जी, और वो कितने पर होगी, एट थीटा बराबर कितने पर 45 डिग्री पर जो होगी वो महत्तम रेंज होगी। तो यही कारण है कि लॉन्ग जंप अपने शरीर को पृथ्वी से, ठीक है, तो यही कारण है कि कोई लंबी लॉन्ग जंप करने वाला, लंबी कूद करने वाला खिलाड़ी है तो वह अपने शरीर को पृथ्वी से हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के कोण पर बनागा, तब वह ज्यादा से ज्यादा लंबी जंप मार सकता है। अदरवाइज कोई दूसरे कोण पर जाएगा तो लंबी जंप नहीं लगेगी, 45 डिग्री पर लंबी जंप लगेगी। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से फेंके गए प्रक्षेप्य के कोण का मान थीटा जो है tan इनवर्स 4 टाइम्स h मैक्सिमम डिवाइड बाई r होगा, जहां h मैक्सिमम क्या है प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई है और r क्या है क्षैतिज परास है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन के लिए देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मैं मान चुका हूँ, मैंने कराया, तो आप लोगों को फॉर्मूला रेंज का, h मैक्सिमम का और टाइम फ्लाइट का, उड्डयन काल का याद हो चुका होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि h जो आई थी हमारे पास, h मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक गया था प्रक्षेप्य, वो आया था u स्क्वायर, बताइए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। और दूसरी तरफ ये तो h मैक्स का फॉर्मूला था, ठीक है, और उसमें देखो h मैक्स भी है r भी है। रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g, ठीक है, 2 टाइम्स जी। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे ना r को। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कितना लिख देंगे अपॉन 2g, तो लिखा हुआ है तो 2g, ठीक है। यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से r बराबर मिल जाएगा हम लोगों को u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ 2g नहीं होता है, वेरी सॉरी, माय बैड, तो ये 2 रह जाएगा। अरे ये फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो यहाँ से u स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, तो यहाँ से मिलेगा 2 u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये समीकरण मान लिया हमने 2। तो अब क्या करते हैं, देखो हम लोगों को चाहिए h मैक्स ऊपर चाहिए डिवाइड बाई r चाहिए, तो h मैक्स यहाँ है डिवाइड बाई r है, तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2 कर दो बस, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा h मैक्स डिवाइड बाई 2 क्या है r बराबर, समीकरण 1 में लिखा हुआ था u स्क्वायर, तो लिख देता हूँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये लिखा हुआ था समीकरण 1 में, डिवाइड बाई
समीकरण 2 में लिखा हुआ था 2u² साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जी से जी कैंसिल आउट होगा और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट होगा और स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर बचेगा कि साइन थीटा, एक साइन थीटा तो बचेगा, डिवाइड बाई देखो नीचे क्या बचेगा, 2 बचा और ये 2 नीचे को आएगा, 2 दूनी 4 होगा और कोस थीटा ही बचेगा। ठीक है, तो ये चल रहा है इधर एच मैक्स डिवाइड बाई आर बराबर, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो लिख सकते हैं ना टेन थीटा डिवाइड बाई कितना 4, तिरछी गुणा कर लेंगे यहां से, तो 4 टाइम्स एच मैक्स डिवाइड बाई कितना चल रहा है आर और बराबर कितना हो गया टेन थीटा। तो यहां से हम थीटा बराबर निकाल सकते हैं, तो थीटा बराबर टेन को उधर लेके जाएंगे तो टेन इनवर्स बन जाएगा, तो टेन इनवर्स 4 टाइम्स एच मैक्सिमम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आर, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो यही तो पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से फेंके गए प्रक्षेपण का कोण जो होता है थीटा जो होता है 4 टाइम टेन इनवर्स 4 टाइम्स एच मैक्सिमम डिवाइड बाई आर, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 4 टाइम्स एच मैक्सिमम डिवाइड बाई आर। तो हमने इसको सिंपली आसानी से सिंपल प्रूफ कर पाए। ठीक है, तो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, देखो कैसा फॉर्मूला ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा प्रूफ करने में, तो इसलिए फॉर्मूले भी याद रखिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आने वाला आप लोगों के एग्जाम में अगर आएगा तो मैक्सिमम नंबर का आएगा, मैक्सिमम सपोज 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का आएगा, मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 का आएगा, मैक्सिमम 8 नंबर का आता है तो 8 नंबर का आएगा। देखेंगे तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। वैसे भी 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद 36 से 30 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर किस बेग से प्रक्षेपित की जाए, बेग पूछा है कि मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरे। एक मीनार बना लेते हैं, सबसे पहले मीनार से पूछा तो मीनार बना लेंगे। ठीक है, तो क्या कहा है, इस मीनार की चोटी से एक गेंद 36 से 30 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, सपोज ये 36 है तो यहाँ से 30 डिग्री कोण पर एक गेंद फेंकी जा रही है, इस टाइप से कोई, तो ये 36 से जो ये वाली दूरी है ना, ये वाली, ये देखो 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, मतलब ये यू जो है, यू तो पूछा है लेकिन यहाँ से एंगल दे रखा है, थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। अब आगे पूछा है किस ऊपर की ओर किस बेग से फेंकी जाए, मतलब यू निकालना है कि मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर गिरे, यहां से मीनार के आधार से ये दूरी जो है रेंज, अल्टीमेटली रेंज ही तो है, ये 17.3 मीटर की दूरी पर गिरे। तो कैसे निकालेंगे, 17.3 मीटर की दूरी पर गिरे, तो यहां से इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे। देखो एक थीटा के पास वाला बताया था u cos थीटा, यानी कि ux बराबर हो जाएगा u cos थीटा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो √3/2 इंटू यू। ठीक है, और बात करें u y की, y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में होगा u sin थीटा, तो u sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो u/2, ये आया u y, तो ux भी पता है, uy भी पता है, r पता है, तो r सबसे पहला r का यूज करते हैं, रेंज बराबर होता था ux इंटू टी, याद है, तो यहाँ से रेंज क्या है 17.3 मीटर दे रखी है, तो 17.3 बराबर ux कितना दे रखा है, ux ऑलरेडी पता है हमको √3/2 इंटू यू इंटू टी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे 17.3 ऐसी रहा, √3 की वैल्यू रखेंगे 17 देखो 1.73 होती है, तो 1.73 लिखा अपॉन 2 लिखा हुआ है इंटू यू लिखा हुआ है इंटू टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे तो पॉइंट देखो इसके आगे पॉइंट के आगे 2 जीरो कर लिए, इसका भी पॉइंट के आगे 2 जीरो, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। अब 173 से काटेंगे, 173 दाएं 17 से 30, तो 10 दूनी 20, तो u इंटू टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, तिरछी गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, तो समीकरण मान ली 1, u इंटू 2 की वैल्यू कितनी है 20, या t की वैल्यू निकाल सकते हो, तो t की वैल्यू जो मिलेगी 20/u। चलो आगे देखेंगे आगे क्या कहा है, तो आगे हमने u की वैल्यू पूछी थी, तो इसमें कर लेते, इसकी 10 मीटर ऊंचाई दे रखी है, मीनार की ऊंचाई जो दे रखी है 10 मीटर, मतलब h की वैल्यू भी दे रखी है, तो h की वैल्यू दे रखी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, कौन सा, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है प्लस gt स्क्वायर। चलो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से नीचे को आएगी क्या, हम तो नीचे वाले बाई डायरेक्शन लगा रहे हैं, तो बाई डायरेक्शन में क्या होगा, ये u बाई और ये g बाई हो जाएगा। तो बाई डायरेक्शन बताओ, बाई डायरेक्शन में यहाँ से सपोज विस्थापन नीचे हुआ तो कितना हुआ 10 का, ऊपर से नीचे को फेंक रहे 10 का विस्थापन हुआ, u बाई बता सकते हो, अरे u बाई बताओ, u बाई एक्चुअली क्या है, हम u बाई तो ऊपर को है लेकिन हम ले रहे हैं नीचे को और फेंक रहे हैं, तो u बाई जो आगा माइनस का आगा, जो कि होगा u/2। ठीक है, माइनस का u/2, u इंटू टी भी लिखा, प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी का स्क्वायर, t कितना है, t देखो t है 20/u, तो 20 का स्क्वायर 400/u का स्क्वायर u स्क्वायर, यही तो आगा। अल्टीमेटली ये कितना बना 10 बराबर, देखो ये बन चुका, मल्टीप्लाई करो u इंटू 2,
u इंटू टी, सॉरी u इंटू टी, तो u t की वैल्यू है 20, तो 20 रख देंगे, 20/2, वो भी माइनस का, और ये प्लस का कितना चल रहा है, प्लस का देखो 2 से काट देंगे, 2 ढाई 20, 2 सॉरी 2 पंजे 10, तो ये कितना का 400 पंजे 4 पंजे 20, 2000 आ गए अपॉन कितना है यू स्क्वायर। ठीक है, तो एक जीरो भी कैंसिल आउट कर लेंगे, सब में से एक जीरो कैंसिल आउट करा, तो यहाँ से 2 से 2 काट करेंगे, 2 1 2, तो एक इधर आके एक और एक 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर आया 200/u², 2 1 2, 2 से काटेंगे 100, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा यू स्क्वायर बराबर 100, या यू बराबर मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यही क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो यू जो होगा किस बेग से फेंकना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड के बेग से। फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर 36 से ऊपर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। वह मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर पृथ्वी पर टकराता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसका कन्वर्स है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन का क्या है, कन्वर्स, जस्ट उल्टा है। क्या है, एक मीनार है, देखो मीनार फिर से बना लेते हैं। हाँ, तो एक मीनार की चोटी से एक पत्थर, यहाँ चोटी से एक पत्थर जो है ऊर्ध्वाधर से ऊपर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। ठीक है, यहाँ से देखो ये कोई पत्थर है, इस प्रकार से फेंका जा रहा है और यह यहाँ के वापस ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बना रहा है, देखो ये है ऊर्ध्वाधर, ये है 36, तो इस बार एंगल जो दिया ऊर्ध्वाधर से दिया, देखो प्रारंभिक से ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, ऊर्ध्वाधर ये है तो यहां से कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। कितना यू वेलोसिटी भी दे रखी है इसकी, कितनी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो इसका दो कंपोनेंट कर लेंगे, दो कंपोनेंट देखो ये 60 है तो ये टोटल 90 होता है, तो ये कितना बचा 30, तो दो कंपोनेंट कर लेंगे। थीटा के पास वाला यू कोस थीटा, तो कंपोनेंट एक्स में होगा यू कोस 30 जो कि होगा यू की वैल्यू रख देंगे 10 इंटू कोस 30 की वैल्यू रख देंगे √3/2, तो यहाँ से हमको 2 से काटेंगे 10 को 2 पंजे 10, तो 5√3 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। यू एक्स आ गया। सिमिलरली यू वाई निकाल लेंगे। यू वाई क्या होगा, यू कोस सॉरी साइन, यू साइन 30, यू की वैल्यू है कितनी 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो 5 मीटर पर सेकंड ये जा जाएगी यू वाई आ जाएगा। तो यू वाई भी पता है हमको और यू एक्स भी पता है। अब आगे देखेंगे। ठीक है, इतना हमको पता है। अब कह रहा है वह मीनार के आधार से, मीनार का आधार यह है, मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर पृथ्वी पर टकराता है। यहाँ से ये जो टकराया, या ये जो रेंज दे रखी है अल्टीमेटली 10√3 मीटर की दूरी पर टकराता है, तो ये दे रखी है। ठीक है, आगे क्या पूछा, मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो मीनार की ऊंचाई हमने फिर से h मान ली, तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा है। मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो r दे रखा है तो r का यूज करेंगे। r बराबर क्या था, 36 वेग गुणा समय। ठीक है, r बताओ कितना है, r बता सकते हो ना, r तो दे रखा है 10√3, तो 10√3 इंटू बराबर ux की वैल्यू निकालिए 5√3, तो 5√3 इंटू टी, तो यहाँ से √3 से √3 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो लगेगा 2 सेकंड, या टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो, इसका कितना रहेगा 2 सेकंड रहेगा। तो टाइम हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, एच निकालना, तो गति की वही कौन सी द्वितीय समीकरण क्या होती है, एच बराबर ut हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, बट बाई डायरेक्शन लगाएंगे तो ये y और ये भी y लिखेंगे। ठीक है, तो बाई डायरेक्शन में ये कितनी हो जाएगी, ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे तो h बराबर, देखो ऊपर की ओर वेग है 5, तो नीचे की ओर वेग क्या होगा -5, तो -5 इंटू टी, टी की वैल्यू है कितनी 2, तो और प्लस हाफ। अब देखो जी तो नीचे की ओर लग रहा है, हम भी नीचे की ओर लगा रहे हैं समीकरण, तो जी तो प्लस का लिखेंगे, तो जी 10 इंटू टी, टी कितना है देखो, टी है 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो अल्टीमेटली सोल्व करेंगे तो h बराबर 5 दूनी 10 और ये 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो 5 चौक 20, तो प्लस का 20, 20 में 10 घटाएंगे तो h बराबर कितनी मिलेगी 10 मीटर मिलेगी। तो हाइट ऑफ मीनार कितनी होगी 10 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसका जस्ट उल्टा था ना, तो बस आप लोग कैसे निकालना है कैसे करना है तो आप लोग सीख गए होंगे। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। डियर स्टूडेंट देखिएगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। अधिकतम क्षैतिज दूरी का मतलब क्या है, रेंज का फॉर्मूला पहले बताओ। रेंज का फॉर्मूला भी लिखाया रखा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब अधिकतम रेंज है, अधिकतम के लिए भी बता रखा है, अधिकतम होती है तो r मैक्स निकालते हैं, जो कि साइन थीटा गायब हो जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो मिलेगा u स्क्वायर अपॉन जी। तो अधिकतम कितने 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ये दे रखा है 100 मीटर, तो ये समीकरण 1 डाला। आगे फेंक सकता है वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, एच मैक्स पूछा है। तो पहले एच बताओ, एच बराबर क्या फॉर्मूला होता था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बट अधिकतम के लिए एच मैक्स के लिए क्या करते थे, साइन स्क्वायर थीटा को बंद कर देते थे,
तो ये मिलता था यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो अल्टीमेटली ये मिलेगा यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 1/2 भी तो है 2g का। तो यू स्क्वायर अपॉन जी समीकरण 1 से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 100, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 100 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 50। तो अल्टीमेटली एच मैक्सिमम जो आ गई अधिकतम कितनी ऊंचाई तक फेंकेगा 50 मीटर तक, कितनी ऊंचाई तक 50 मीटर तक। और यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस चैप्टर का जो छिपी गति है और वेक्टर सदिश है, ये पूरा चैप्टर हमने इस प्रकार से इस पूरी वीडियो में अच्छे तरीके से निपटाया, विद सम क्वेश्चन, विद सम ट्रिक्स एंड विद सम न्यूमेरिकल एंड फैक्ट्स एंड विद सम डेरिवेशन। जो इस चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने सारा का सारा फिनिश किया है। तो गाइस प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और अपने चैनल विपिन सर एकेडमी को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स लोगों में, रिलेटिव्स में जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लोगों से भी बताइएगा कि यहाँ फ्री में अच्छी तरीके की कोचिंग चल रही है जो कि यूट्यूब पर है। विपिन सर एकेडमी चैनल को जितना हो सकता है हर जगह फैलाइएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।